जी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं वो फॉर्म से डाटा कैसे गेट करना है। जस्ट लाइक इनपुट से हमने लिया कि हमने रेडियो से डाटा लेने की गेट की, टेक्स्ट एरिया से डाटा लिया। फिर हमने जो है अब हम्म, अभी टाइम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम गेट करते हैं डाटा सिलेक्ट बॉक्स से, यानी कि जो हमारा ड्रॉप डाउन होता है उससे अगर हमें डाटा लेना है तो कैसे लेना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम्म, पहले हम सेलेक्ट लगाएंगे और फिर हम उसमें ऑप्शन सेट कर देते हैं। उसमें हम वैल्यू देते हैं जैसे लाइक हम सिलेक्शन बनाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस चूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट, और हमारे पास जो है यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट देते हैं और हमें लैंग्वेज और भी मल्टीपल हम चाहें तो हम रख सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी यहाँ से, ये वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये हमें ऐसे ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है। तो अब जो भी यूजर इधर सेलेक्ट करेगा वो वैल्यू अगर हमने गेट करनी है तो इसके ऊपर हम ऑन चेंज का इवेंट लगा सकते हैं। जैसे ये चेंज होगा तो हम एक स्टेट बनाएंगे नीचे यहाँ पे कांस्टेंट लेफ्ट सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, तो इसका नाम रख देते हैं पर। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ भी जो यहाँ से चेंज हो रहा है इवेंट, तो वो हमें मिल जाएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट, ठीक है, जैसे बाकियों का मिल रहा है ना, से मिल जाएगा। तो जो भी यूजर चूज करेगा वो हमारे ऑन चेन चलेगा। जब ऑन चेन चलेगा तो हमें इवेंट मिलेगा। इवेंट मिलेगा तो उसमें हमने अपनी स्टेट को इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से अपडेट कर लिया। तो हम यहाँ पे इधर देते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट में यूजर ने क्या चेंज किया है, और अगर हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर ली बेसिस, तो हम लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट, सॉरी यहाँ पे तो हम लिखना है कि फ्लैग ड्रॉप है। तो जैसे यूजर चेंज करेगा तो इसमें आके बैठा कि यूजर क्या चेंज करेगा। सही, तो हमें ड्रॉप डाउन से वैल्यू कैसे गेट करनी है वो पता लग गया, रेडियो बटन से वैल्यू गेट कैसे करनी है वो समझ आ गई हमें, टेक्स्ट एरिया से वैल्यू हमने कैसे गेट करनी है, इनपुट बॉक्सेस से वैल्यू कैसे गेट करनी है। तो ये चीज़ें हमें जो है वो आइडिया हो गया कि कैसे वर्क करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है हमने अगर हम्म, ये चीज़ हो गई हमारे पास। इसी तरह अगर हम कोई फाइल गेट करना चाह रहे हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ वो कैसे गेट करेंगे। तो इनको सही है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ फंक्शन फाइल, और
इस इवेंट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो अभी मैं कुछ भी यहाँ से फाइल ओपन करता हूँ, सही है। तो क्या होगा कि सही है, ये फाइल मैंने चेंज की तो इसका ऑन चेंज इवेंट 100 कॉल हुआ होगा, उसमें हमने इवेंट पास किया था। अच्छा, इसके अंदर हमें टारगेट के अंदर इवेंट और टारगेट और वैल्यू के अंदर हमें जो है वो पाथ मिल रहा है कि ये इमेज मेरी कहाँ पे सेव है, मतलब जो भी पाथ है उसका वो हमें यहाँ पे वो मिल रहा है, सही है। तो ये पाथ मिल गया हमें, इसके अलावा हमें यहाँ पे हम्म, अच्छा, उसके अलावा हमें यहाँ पे एक फाइल्स का मिलता है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें वो पाथ मिल जाएगा, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स के अंदर हमें ये पर्टिकुलर पूरी अरे मिल जाएगी, सही है। इसके अंदर अगर आप मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट करते हो तो वो भी आ जाएंगे स्लाइड इधर। हाँ, मल्टीपल इसको अलाउ कर देते हैं। तो क्या होगा कि हम कंसोल करा लेते हैं ताकि ये sorry। सही है। तो ये अब हमने 3 इमेजेस सिलेक्ट की थी, उन तीनों इमेजेस के बारे में हमें डिटेल मिल रही है कि फर्स्ट इमेज जो है वो उसका ये नाम है, ये कब लास्ट मॉडिफाई हुई थी, उसका साइज कितना है, और लास्ट मॉडिफाइड डेट, डेट कितने बजे उसको मॉडिफाई किया लास्ट। और इसी तरह फाइल 1 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, फाइल 2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो क्योंकि हमने इसको मल्टीपल अलाउ किया था इसलिए हमारे पास मल्टीपल इमेजेस का डाटा जो है वो रिसीव हो रहा है यहाँ पे। तो हमने इसको कैसे अचीव किया है, यहाँ पे मल्टीपल को मैंने अलाउ किया है, टाइप को फाइल किया और ऑन चेंज का इवेंट लगाया। जैसे ये ऑन चेंज का इवेंट चलेगा तो मुझे यहाँ पे इवेंट मिलेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें पास मिल जाएगा, उसका क्या है, लेकिन वो हमारे इतने काम का नहीं होता। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स करके जब हम लिखते हैं तो हमें जो जो फाइल्स चेंज हुई हैं वो सारी फाइल्स हमें मिल जाती हैं, सही है। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि हमें फाइल्स मिल गई। अब सिंपली इसमें से आप अगर सारी फाइल्स के नाम देखना चाहते हो जो यूजर ने चेंज किए हैं, आप हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक अरे है। तो इस अरे के ऊपर हम मैप का लूप लगा सकते हैं और हमें फर्स्ट अरे मिल जाएगी, सही है। तो उसमें हम लॉग लगा सकते हैं जैसे लाइक फाइल नेम आइटम डॉट, सही है। तो लाइक दैट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो
तो जैसे ये फर्स्ट एटम का हमें सारी वैल्यूज मिल गई। इसी तरह अगर हमें सेकंड एटम में से चाहिए तो हम सेकंड से ले सकते हैं, या अदरवाइज हम यहाँ से इसको लूप भी चला सकते हैं। जितनी इसके अंदर लेंथ है उसके हिसाब से इस फाइल की जितनी लेंथ है उतनी लूप चला सकते हैं। अगर हम 2-3 टाइम चलाते हैं और हम इसमें से 1 बाय 1 सारी वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे, और तो ये 1 बाय 1 हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब इनमें से हम अगर किसी का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, किसी का जो है वो अ, अ, कोई भी वैल्यू इसकी हम गेट करना चाहते हैं, लास्ट एडिट देखना चाहते हैं, डाटा आपके पास आ गया, हम उसे हम प्ले कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है। उसमें से हम फर्दर अगर डिटेल गेट करना चाहते हैं, उसका साइज कितना है, उसका लास्ट मॉडिफाई उसको कब किया है, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हम गेट करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। तो खैर ये हमें चीज़ मिल गई हमें कि हमने फाइल कैसे गेट करनी है। इसको आप सिंपली स्टेट में सेट कर सकते हैं अगर आप सिंगल फाइल ले रहे हो, और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसको जो भी फाइल चेंज हुई है उसको हम यहाँ स्टेट के अंदर रख सकते हैं। उसको हमने सिंपली सेट फाइल को कॉल करना है और इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो इसको हमने पास कर देना। ठीक, तो हमारी फाइल जो है वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब फर्दर आपने जब भी इस फाइल को अपलोड करना है कहीं पे या दिखाना है, तो हम इस फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है चीज़ आगे को समझ आ गई। और ड्रॉप डाउन से वैल्यू कैसे गेट करनी है, रेडियो बटन से कैसे गेट करनी है, सिलेक्ट एरिया को समझ आ गया हमें। बाकी इनपुट के बॉक्सेस, तो ये मैंने सारा फॉर्म्स कैसे टैकल करना है वो समझा दिया आप लोगों को। और साथ में इवेंट कैसे काम कर रहे हैं, कि बटन के ऊपर वन क्लिक कैसे काम कर रहा है, इनपुट के चेंज इवेंट कैसे काम कर रहा है। तो इवेंट्स वगैरह और फॉर्म्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग हमें इसके अंदर हो गई है। तो अगर हम अभी जो लास्ट हमने ऐप बनाई है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आई होप कि अब हमें बात को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। प्रोडक्ट्स करके हमने एक बनाया था लास्ट टाइम सेटअप। तो उसमें अगर आप लोग देखो तो मैंने क्या किया था सिंपली कि यहाँ पे उससे पहले हमें थोड़ी चीज़ें और अंडरस्टैंड करनी है, फिर हमें वो बहुत सारी चीज़ ज़्यादा समझा सकती है। तो हम एक और यहाँ पे पेज बना लेते हैं। लूप एंड कंडीशंस मैंने इसका नाम रख दिया, तो इसका अंडरस्टैंड सही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इनके मेन में लूप एंड कंडीशन को कॉल कर लेते हैं। तो अच्छा, हम रिएक्ट के अंदर सिंपली कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं ऐसे, फिर उन कंपोनेंट की मदद से हम मजीद उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो जैसे हमने स्टेट का कंसेप्ट पढ़ा है कि हम उस कंपोनेंट के रेंडर को या रिटर्न को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, उसमें जो भी वैल्यू वहाँ फॉर्म वगैरह लगा है उनसे वैल्यू गेट कर सकते हैं। इसी तरह हम ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एचटीएमएल लिख रहे हैं इसके ऊपर हम लूप लगा सकते हैं और इनको कंडीशंस कर सकते हैं। तो वो कैसे काम करती है, जस्ट लाइक हमने अगर ये काम करना है कि मेरे पास जो है वो अ, हम्म,
मेरे पास अगर दो पैराग्राफ हैं, फर्स्ट टैग और जो है मेरे पास सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है फर्स्ट की टैग और सेकंड की टैग। अब हम ये दोनों पैराग्राफ जो हैं इनको हम कंडीशंस करना चाहते हैं इस तरह से कि जब मैं ये चाहूँ तो ये वाला पैराग्राफ शो हो, जब मैं ये चाहूँ ये पैराग्राफ शो हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर यानी कि रिएक्ट के अंदर एचटीएमएल में अगर हमें कंडीशन लगानी है तो हमारे पास एक ही तरीका है कंडीशन लगाने का, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो कैसे काम करता है कि अगर लेट्स सपोज आपने कोई भी कंडीशन बनानी है, मैं कहता हूँ कि टू जो है वो लेस देन होगा फाइव से, अगर ये बात ठीक है तो फिर आपने क्या करना है, इसके टू एंड बनाने हैं। फर्स्ट एंड आपको पता है कंडीशन ऑपरेटर का ये होता है कि उसमें हम्म, this, तो फर्स्ट एंड उसका क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ठीक होगी, अगर ये वाली कंडीशन ठीक है तो आपने ये पी टैग दिखाना है, अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो फिर आपने ये वाला पी टैग दिखाना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैंने जैसे सेव किया तो अब फर्स्ट पी टैग आ रहा है, उसकी रीजन क्या है, टू लेस देन है फाइव। इसी तरह मैं बोलता हूँ सेवन लेस देन है फाइव, इस ये कंडीशन क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। तो अब सेकंड पी टैग नजर आ रहा है, सही है। अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो फिर हम ये एचटीएमएल दिखा सकते हैं। तो अगर अल्टरनेटिव में ये कंडीशन ठीक नहीं होती है तो हम ये पैराग्राफ दिखा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी ऑप्शन हैं यहाँ पे कंडीशन लगाने के। जस्ट लाइक हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें इसकी सेकंड एस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे कुछ भी टैग दिखा सकते हैं। अब हमने क्या किया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो सिंगल कंडीशन आ रहा है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो सिंगल कंडीशन गायब हो जाएगा। तो इस एंड ऑपरेटर का क्या फायदा है कि मुझे एल्स नहीं दिखाना पड़ रहा। जैसे यहाँ पे हमें कंडीशनल ऑपरेटर में क्या था कि मुझे यहाँ पे ट्रू वैल्यू भी दिखानी पड़ रही है और एल्स वैल्यू भी दिखाना पड़ रही है। ठीक है? अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो ये शो, अगर नहीं होती तो ये शो। तो अगर आपने सिर्फ एक ही चेक करना है कि अगर ये कंडीशन ठीक है बस फिर ये पी टैग शो हो जाए, फिर एल्स में कोई भी चीज शो ना हो, तो इसके लिए हम ये एंड ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल चीज है। इसके अलावा हम रिएक्ट की दुनिया में ऐसे रिटर्न के अंदर इफ नहीं लगा सकते। अगर हम ऐसे लगाना चाहेंगे इफ ऐसे, तो वो हम नहीं यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें कंडीशन लगानी है तो फिर ये दो तरीके हमें देखना पड़ने हैं। तो ये कंडीशंस हमें काफ़ी जगह पे, यानी कि हम अपने एचटीएमएल को कंडीशंस की बेस पे रेंडर कर सकते हैं कि कब मैंने इस पी टैग को दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो ख्याल रखनी है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर कोई अ, हमने कोई चीज लूप में दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है 5 फीट टैग ऑटोमेटिकली या 10 फीट टैग ऑटोमेटिकली बन जाए, तो उसके लिए हम लूप लगा सकते हैं। तो रिएक्ट के रिटर्न के अंदर हम सिर्फ एक ही लूप लगा सकते हैं जिसको हम मैप बोलते हैं। तो वो कैसे लगता है, वो मैप का लूप के हम यहाँ से हमारे पास कोई एरे होती है, डेफिनेटली हमने सीखा था ये एरे पे चलता है। तो मैंने यहाँ से ऐसे जो है मैंने वो अरे बना दी। अब इस अरे के ऊपर मैं मैप लगा सकता हूँ और इस मैप के अंदर मुझे ये आइटम मिल जाएगी जो भी मैंने यहाँ से शो की है। और ऐसे मैंने इसको ओपन करना है, सही है। एरो फंक्शन पास करना होता है मैप में, इसको ओपन कर दिया, सही है।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है कि रिटर्न लगाना है, और उस रिटर्न के अंदर मैं कोई भी पी टैग या ऐसी कुछ चीज लिख सकता हूँ। ठीक है, उसमें मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो फिर कर्ली ब्रेसेस लगानी है, और मैं यहाँ पे आइटम जो है वो डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये आप लोग देखो कि ये 10 टाइम जो है वो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। उसकी रीजन क्या है कि मैंने एक ही पी टैग लगाया है लेकिन ये 10 टाइम शो हो रहा है। उसकी रीजन क्या है कि मैंने इस अरे के अंदर 10 वैल्यू डाली है, और इस पर मैप का फंक्शन लगाया है, मैप लूप लगाया। तो जैसे मैप का लूप चलता है तो क्या होता है कि ये फर्स्ट आइटम को इस वाले फर्स्ट आइटम रिटर्न करेगा, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पी का टैग लगा रहे हैं। फिर सेकंड के लिए सेकंड करेगा, फिर थर्ड के लिए थर्ड करेगा, एंड सो ऑन। तो ये जितनी इस अरे में आइटम होंगे उतनी दफा ये फंक्शन चलेगा, उतनी दफा इसके अंदर की चीज रिटर्न होगी। तो मतलब ये पी टैग जो है वो 10 टाइम बन जाए। अगर आप मजीद इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो हम अरे को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। तो अरे को मजीद भी इंक्रीज कर सकते हैं। सही है। तो ये चीज हो गई हमारे पास। 15 टाइम मैंने क्योंकि अरे में 15 वैल्यू रखी थी तो वो 15 टाइम लूप कर रहा है। अब ये जो अरे में आइटम्स क्या होंगी ये हम पे टोटली डिपेंड करता है कि ये कोई सिंपल जैसे मैंने नंबर शो किए ऐसे हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें मैं नेम लिख सकता हूँ, यूजर नेम। ठीक है, इधर मुझे फिर यूजर नेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही रे में एक ही ऑब्जेक्ट डाला है तो ये सिर्फ एक दफा आएगा। अगर आप इसको मजीद कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ज्यादा बार भी आ सकता है। हाँ, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि हम अपने HTML के जो टैग्स हैं उनको डुप्लीकेट कर सकते हैं, उनको हम मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम मैप का लूप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं रेदर देन कि हम उसको कॉपी पेस्ट करें। सही। और अगर हमें कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर, यानी कि कोई कंडीशन फिर क्वेश्चन मार्क टाइप ये वाला मार्क आएगा। तो उसके बाद हम कोई टैग डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी एचटीएमएल डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये एचटीएमएल कितने साइज की होगी, जैसे मैंने ये एक दिखाया, ये मैटर नहीं करता। इसमें आप एक ही टाइम में 10 टैग भी बना सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कि हम कैसा डिजाइन बना रहे हैं। इसी तरह इस कंडीशन में कितने टैग आने वाले हैं ये चीज डिसाइड आप लोगों ने खुद करनी है। मतलब अगर आपके पास 100 टैग हैं तो आप 50 टैग या 100 टैग एक ही कंडीशन में रख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो उसके साथ। सही है। हाँ, लेकिन अगर हमने रिटर्न के अंदर कुछ कंडीशन लगानी है तो ये हमारे पास वेज हैं जिसकी मदद से हम जो है वो कंडीशन वो लगा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो है अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाया था प्रोडक्ट्स के लिए टेबल और सेटअप। तो इसमें जैसे मैंने आपको अभी लॉजिक बताई है कि हम एक रिटर्न में जितने चाहें टैग लगा सकते हैं। तो अब जितनी आइटम इस प्रोडक्ट में होंगी ये उतनी दफ़ा रेंडर होगा। सही है। और हर एक दफ़ा रेंडर होने में ये सारे टैग इसके जो हैं वो चलेंगे। सही। तो ये तो हो गया कि हमारे पास कोई एरे है उस पर मैंने मैप का लूप लगा दिया और इन टैग्स को मैं बार बार मजीद मल्टीपल टाइम क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये काम किया है, उसके अलावा यहाँ पे सिंपल लिस्टिंग हो रही है, उसमें हमने कुछ खास काम नहीं किया है, ये भी हार्ड कोडेड चीज़ें हैं। और मेन चीज़ ये थी कि हमने यहाँ पे आइटम्स को रेंडर किया है, और चूंकि वो मल्टीपल हो सकती हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इन टैग्स को कॉपी पेस्ट नहीं किया, इस पे मैंने एक लूप लगा दिया था। अच्छा, अब यहाँ से अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी इसमें ये थी कि हमने जो फॉर्म से डाटा रीड करना है तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे फॉर्म बना दिया था। जैसे इनपुट है, ये इनपुट है, और इसके ऊपर सिंपली मुझे
मैंने ऑन चेंज का इवेंट कॉल किया है। तो ये जैसी चीज़ हमने आज फॉर्म टैकल कैसे करना है उसको मैंने डिस्कस किया था। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें वैल्यू मिल जाती है। ये चीज़ वो हो रही है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने की थी, मैंने मॉडल लगाया था रिएक्ट का, रिएक्ट मॉडल की लाइब्रेरी यूज़ करके। अच्छा, उस मॉडल में क्या होता है कि बाकी चीज़ें उसमें जो भी जब मॉडल ओपन होगा जो शो होना है, तो इस मॉडल के टैग में वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ऐड कर देनी है। तो वो तो ये सिंपली जो भी HTML ऐड कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हमें आइडिया है कि ये HTML क्या कर रही है। ये मॉडल ओपन कब होगा, तो उसके लिए इसकी इज ओपन की जो है एक प्रॉप है, सही है, इसको हमें कॉल करना है। तो इसमें हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देनी है। तो अगर हम ट्रू वैल्यू देंगे तो मॉडल ओपन हो जाएगा, फॉल्स देंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक स्टेट अलहदा बना ली थी, मॉडल विजिबल, उसको शुरू में फॉल्स रखा। फिर इस सेट मॉडल विजिबल को डिफरेंट फंक्शंस में, जैसे कि हम ये ऐड करते हैं, फिर मैं फॉल्स कर देता हूँ उसको। फिर जब ओपन करके कोई मैंने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके बटन लगाया है, उस पर मैं चाहता हूँ कि वो ओपन हो जाए, तो मैंने सेट विजिबल की प्रॉप को ट्रू कर दिया है। तो जैसे ट्रू होगी प्रॉप तो डेफिनेटली मॉडल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने उसको क्लोज किया, ऑन रिक्वेस्ट क्लोज करने के लिए, तो फिर मैंने उसके ऊपर जो है वो एक सेट मॉडल विजिबल वाली प्रॉप को अगेन फॉल्स कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो ऐसे काम कर रही थी। तो इसकी मदद से हमने फिर ये यानी कि स्टेट को कैसे यूज़ करना है, और उसके साथ जो है फॉर्म्स को कैसे टैकल करना है, वो चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें थी कि हमने जब इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था। उसमें हम फिल्टर का मेथड लगा रहे थे। फिल्टर का मेथड क्या करता है कि जितनी भी अरे में प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें वन बाय वन उसको हमें देता है, और हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर से मुराद हम उसकी छानबीन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसको। हम कम कैसे कर रहे थे कि जिस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक हो रहा है वो दोनों अगर इक्वल नहीं है, तो मतलब तुम उसको फिल्टर प्रोडक्ट में डाल दो। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ यूज़र उसको ऑलरेडी डिलीट कर चुका है, तो डिलीट पे क्लिक कर चुका है। तो जैसे ये डिलीट के बटन पे क्लिक होता है, तो हम यहाँ से आइटम डॉट ID भेजते थे इस फंक्शन को। फंक्शन ID रिसीव करके उसको फिल्टर करके दोबारा सेट प्रोडक्ट के अंदर सेट कर रहा था। सही। ये कुछ ऐसे चीज़ें जो हैं वो काम कर रही थी। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी इस ऐप को। मेरे ख्याल से इसमें एडिट वाला फंक्शन जो है वो हमने नहीं लगाया था। मैं इसको देख लेता हूँ कि हम एडिट कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, डिलीट कर पा रहे हैं लेकिन एडिट नहीं कर पा रहे, और ऐड भी कर पा रहे। अच्छा, एडिट वाला अब हम मॉडल जो है वो सेटअप कर लेते हैं। यही मॉडल सेटअप कर लेते हैं। इसमें थोड़ी चीज़ें सेट कर ले, जैसे ये ऐड न्यू प्रोडक्ट लिखा है, इसको हमने अपडेट प्रोडक्ट लिखना है। फिर ये वाली इन आइटम्स के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये सबमिट लिखा है, यहाँ पे अपडेट आना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सेट करनी है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम जब ऐड करते हैं प्रोडक्ट, तो ये खाली भी प्रोडक्ट ऐड हो पा रही है यहाँ से, मैंने कुछ नहीं लिखा है तो फिर भी मैं प्रोडक्ट को ऐड कर पा रहा हूँ। तो उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन क्या है कि हम यहाँ से चीज़ें जब हम ऐड कर पा रहे हैं, आ रही हैं, अगर हम नहीं कर रहे तो फिर भी आइटम जो है वो ऐड हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स, तो उसकी रीज़न ये थी कि हमने सबमिट हैंडलर बनाया होगा, तो हमने यहाँ पे कोई चेक्स नहीं लगाया कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस लगा सकते हैं कि इफ़ अगर जो है हमारे पास ये सारी डेट, टाइटल या प्राइस या डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी
अगर ईमेल यूआरएल नहीं है हमारे पास तो हम अलर्ट दिखा सकते हैं यहीं से, ऑल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, और यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं। तो उससे फिर ये हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ये डिफॉल्ट में हम नल सेट कर देते हैं। सही है। अच्छा जी, तो अब ये कह रहे हैं ऑल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड और कुछ भी सबमिट नहीं हो रहा। अगर आप एक वैल्यू भी ऐड करते हो तो सॉरी इनमें से और को हमें एंड के साथ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये सारी ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर ये सारी आंसर इनका सही आता है तो फिर ये स्टैंडर्ड होगा। अगर हम एक डालते हैं तो आगे ऑल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, दूसरी डालते हैं फिर भी सही क्रैप ऑफ आएगा, तीसरी डालते हैं फिर भी सेम आएगा, फिर भी सेम आएगा, और जब ना हम सब डाल देंगे तो आइटम में ऐड हो जाएगा। तो ये थोड़ी वैलिडेशन हम इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, इसके थ्रू हम थोड़ी वैलिडेशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ओके। तो इसके लिए हम मज़ीद एक एक टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने मैन्युअली फॉर्म वैलिडेशन कर दी ना, और ये आप ये अलर्ट में रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये एरर आ रहा है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इसके नीचे रेड लाइन से एरर आता है, इसके नीचे रेड लाइन से एरर आता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो दो लाइब्रेरीज जो हैं वो काम करती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर्मिक, इसके थ्रू ये रिएक्ट में फॉर्म बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। और ये वैलिडेशन, ये यप और फॉर्मिक को यूज़ करके इसके देखें कितने ज़्यादा डाउनलोड हैं। तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। यप और फार्मिक को यूज़ करके हम फार्म की वैलिडेशंस के ऊपर एक लेक्चर करेंगे डिटेल में, कि वो कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के एडिट फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे कि वो कैसे काम करेगी और इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फिर आज हम एक और, उस पर्टिकुलर सेशन के बाद हम एक और सेशन करते हैं जिसमें ये या फॉर्मिक वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ओके। तो एडिट वाला अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करके उसमें करते हैं। आज हमने जो है वो फॉर्म को कैसे टैकल करना है, चेक बॉक्सेस को एंड उसको स्टाइल्स को और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है हमने यूआई और फॉर्म के अंदर डिस्कस की हैं। और नेक्स्ट टाइम हमने फिर लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है, रिएक्ट राउटर को पढ़ना है, और इवेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टाइलिंग एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे। उसके अलावा फिर फ्लक्स आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करना है, रिडक्स को पढ़ना है, थोड़ा सा टेस्टिंग को करना है कवर। तो इसमें फिर हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यही हमारे मेजर मेजर टॉपिक रहते हैं। स्टोर कैसे मैनेज करना है रिडक्स के साथ, फिर टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, और फिर नेविगेशन को अंडरस्टैंड करना है डायरेक्ट राउटर से। स्टाइलिंग हम साथ साथ कर रहे हैं, स्टाइलिंग को, इवेंट हैंडलिंग को, ये चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं, और एक कंपोनेंट लाइफ साइकिल में थ्रू तक स्टडी कर रहे हैं। फिर मैं सेंड कर देता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन है तो कर लो, नहीं तो हम अभी टाइम इसमें थोड़ा सा कम है, सेशन दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, और उसमें हम ये इसकी एडिट वाली फंक्शनैलिटी को जो है ना वो रेडी करना है। उसके बाद एक और सेशन होगा, उस सेशन के अंदर हम फिर ये फॉर्मिक और यप के बारे में डिस्कशन करेंगे, कि क्योंकि वो आज ही फॉर्म के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं,
तो उनको आज ही कवर कर लें तो अच्छा है। तो इन लाइब्रेरी को अभी हम बगैर लाइब्रेरी से सेटअप कर रहे हैं, फिर हम ये फॉर्मिक की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना सीखेंगे, और ये आपका 30 मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम इस चीज़ के ऊपर एक सेशन कर लेंगे ताकि आप लोग थोड़ी सी रेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट जो है ना वो सेशन में मिलते हैं। बाय।